हाँ तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में। पीरियोडिक टेबल आपके साइंस का चैप्टर है, केमिस्ट्री में आता है और ये आपके एग्ज़ाम जो रेलवे और एनटीपीसी, रेलवे में जो एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम होता है उसमें इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में आपको सारा कुछ जो भी इम्पोर्टेंट है बताया जा सके। तो चलिए अब बिना समय आपका बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं। कोशिश रहेगी जितना सरल हो सके, सरल तरीके से आपको बताया जा सके। तो देखिए, जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको पहले तो मालूम होना चाहिए कि अभी तक कितने तत्व ज्ञात हुए हैं। तो ये आपके 118 तत्व ज्ञात हुए हैं। तो ये 118 तत्वों में 91 धातु हैं और 27 अधातु हैं। ये मैंने क्या किया है, आपको केवल वही चीज़ बता रहा हूँ जो आपके क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आता है। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। 91 धातु होगी, 27 अधातु होगी। इनको डिवाइड हम 27 जो अधातु हैं इनको हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। 20 होती हैं अधातु, ठीक है, और 7 होती हैं उपधातु। उपधातु मतलब होता है जिसमें धातु और धातु दोनों के गुण होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको याद रखना है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। पृथ्वी जहाँ हम रहते हैं तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन। अच्छा, अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो ये है आपका एल्युमिनियम। अब देखिए यहीं पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, वहाँ पे दिया रहेगा पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाना तत्व। जब तत्व की बात करेगा तो आप ऑक्सीजन लगाएंगे और जब धातु की बात करेगा तो एल्युमिनियम लगाएंगे, ठीक है। फिर पूरी आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो आपका हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, इसलिए इसको पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा, पूरी आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन है, ये आपकी लिथियम है। ये आपको याद रखनी है, जितनी भी चीज़ मैं बता रहा हूँ ये सारी आपको याद रखनी है। फिर आपका सबसे भारी तत्व अनोक्टियम, ठीक है, सबसे भारी तत्व अनोक्टियम। पृथ्वी में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन, पाए जाने धातु एल्युमिनियम, सबसे भारी धातु ओस्मियम, सबसे हल्की धातु लिथियम, ठीक है। अभी आप समझ गए ना, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, सबसे भारी तत्व अनोक्टियम, ठीक। हर जगह पाए जाने वाले ऑक्सीजन, ठीक। अच्छा, ऐसी धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है ये आपकी पारा है। अगर आपने एएलपी का पेपर दिया होगा तो आप देखेंगे इनसे क्वेश्चन बहुत बने थे। एएलपी और ग्रुप डी का जो पिछली बार हुआ था एग्जाम, उनमें ये क्वेश्चन बहुत बने थे। तो मेरी कोशिश है कि वही क्वेश्चन आपको पढ़ाए जाए जो आपके एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हैं। बाकी सारी पीरियोडिक टेबल याद करने से कोई मतलब नहीं है, केवल इम्पोर्टेंट याद रखिएगा। फिर ऐसी धातुओं को द्रवस्था, ऐसी धातु जो द्रवस्था में पाई जाती है तो आपकी होगी पारा, ठीक है। पारा ऐसी धातु है जो द्रवस्था में पाई जाती है, जबकि अन्य धातुएं क्या होती हैं, वो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। ऐसी धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है ये होती है आपकी ब्रोमियम। ब्रोमियम ऐसी धातु है जो आपकी द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको ये सारे क्वेश्चन याद होंगे। तो चलिए एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। अभी तक कितने तत्व ज्ञात हुए हैं, 118 तत्व ज्ञात हुए हैं। उनमें से 91 धातु हैं, 27 धातु हैं और 27 धातु में 20 धातु हैं और 7 उपधातु हैं। उपधातु में धातु और धातु दोनों के गुण होते हैं, इन्हें उभयधर्मी भी कह सकते हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है आपका। पृथ्वी से सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु मेटल,
एल्युमिनियम है आपकी। पूरी आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। पूरी आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु लिथियम है। सबसे भारी तत्व अनोक्टियम है। सबसे भारी धातु ओस्मियम है। ऐसी धातु को द्रवस्था में जो पाई जाती है पारा है। इसका परमाणु क्रमांक जरूर याद रखिएगा, Hg होता है। ऐसी धातु जो द्रवस्था में पाई जाती है अधातु है ये ब्रोमियम, इसको Br से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम इसके बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं। ये आपकी जो सारणी है मेंडलीव की या मोसले की या आधुनिक और सारणी जो मोसले ने दी है वो कैसे बनी, इसको याद करना रखते हैं। तो देखिए शुरुआत क्या हुई थी। डोबेराइनर एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने त्रिक सिद्धांत दिया था। ये जर्मन वैज्ञानिक थे। डोबेराइनर ने क्या किया, इन्होंने तत्वों को तीन तीन के समूह में रखा और इस समूह को ही त्रिक सिद्धांत कहा गया। देखिए तीन तीन समूह किस तरह से, इस तरह से रखा, ठीक, तीन तीन के समूह रखा, तो इसे क्या कहा गया, त्रिक सिद्धांत। ये किसने दिया था, डोबेराइनर। क्वेश्चन आपसे बनेगा त्रिक सिद्धांत किसने दिया था, तो डोबेराइनर ने। फिर कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। डोबेराइनर ने क्या किया, समूह में तीन तत्वों को बढ़ते क्रम में रखा और जो बीच वाला तत्व था उसका परमाणु भार, इसका परमाणु भार इन दोनों के अन्य दो तत्वों के द्रव्यमान के लगभग औसत के बराबर, ठीक, इन दोनों के औसत के बराबर इसका भार। लेकिन हुआ क्या, इसमें कमी क्या होगी कि जितने भी तत्व थे सभी को तुम त्रिक के रूप में जमा नहीं कर सकते, तीन तीन समूह में सबको जमा कर नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि हमें बीच वाला चाहिए जो इन दोनों के औसत के बराबर हो। ऐसा सब में अप्लाई नहीं हो सकता था, इसलिए डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत फेल हो गया। यहाँ पे डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत फेल हो गया। फिर क्या किया गया, फिर आगे आए न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, अष्टक सिद्धांत किसने दिया था, तो आपके हो जाएंगे न्यूलैंड। न्यूलैंड ने क्या किया, इन्होंने ज्ञात तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा, ठीक है। और न्यूलैंड के समय में तत्व कितने थे, 56 थे। ये देखिए इन्होंने इस तरह से सारणी दी थी। अब न्यूलैंड ने क्लासिफिकेशन में सबसे कम परमाणु भारित तत्व हाइड्रोजन शुरू किया। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व भी है और थोरियम पे समाप्त कर दिया। ये देखिए थोरियम पे समाप्त कर दिया है और हाइड्रोजन शुरू किया है। उन्होंने देखा कि हर तत्व अपने से आठवें तत्व से गुणधर्म में समानता रखता है। जैसे उन्होंने लिखना चालू किया तो उन्होंने देखा हर तत्व अपने से आठवें के समान गुणधर्म रखता है। अब हुआ क्या, इनमें कमी कहाँ आ गई, इनका अष्टक नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू हो पा रहा था। इनका ये कैल्शियम तक लागू हो पा रहा था, इसके बाद ये नियम फेल हो जाता था। न्यूलैंड ने कल्पना की थी कि प्रकृति में केवल 56 तत्व हैं, लेकिन हो कितने के हैं, 118। तो इसलिए इनका न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत भी फेल हो गया। आपको इसमें क्या रखना है, अष्टक सिद्धांत किसने दिया, न्यूलैंड ने। न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, 56, ठीक। बस इतना ही याद रखना है और इतना ही आपसे पूछा जाएगा। अब हम आ जाते हैं मेंडलीव। अभी जो आप देखते हैं सारणी वो आपकी मोसले की आधुनिक सारणी है, और जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी वो पुरानी आवर्त सारणी थी, वो इस तरह से थी। मेंडलीव रशियन वैज्ञानिक थे, ठीक है। इन्होंने तत्वों के वर्गीकरण में इनका योगदान बहुत रहा, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया था। सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण इन्होंने ही किया था। मेंडलीव ने भी क्या किया, हाइड्रोजन शुरू किया क्योंकि सबसे हल्का तत्व है, और उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में एक टेबल में अरेंज किया। देखिए इस तरह से टेबल बनी है। मेंडलीव ने आवर्त सारणी को ग्रुप वर्ग, और पीरियड आवर्त में बांटा। मेंडलीव की आवर्त सारणी में 9 वर्ग तथा 7 आवर्त थे। मेंडलीव की आवर्त सारणी में 9 वर्ग तथा 7 आवर्त थे। अच्छा, अब इनसे कमी क्या होगी, इन्होंने समान गुण रखने वाले तत्वों को अलग अलग रखा। जैसे मान ली कोई समान गुणधर्म है
उसको अलग अलग रख दिया, तो ये इनकी कमियाँ थी। ज़्यादा एटॉमिक मास वाले तत्वों को कम एटॉमिक मास वाले तत्वों के पहले रखा, जैसे आयोडीन का 126.92 था और टेलुरियम का 127.61 था, लेकिन क्या किया इन्होंने, इसको बाद में रखा। ठीक है, तो यहाँ पे इनका ये सिद्धांत भी फेल हो गया, इनका भी जो सिद्धांत फेल हो गया, तब आया आपके मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी दी। तो हम पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। ठीक है, तो ये है हमारी आधुनिक आवर्त सारणी, तो हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। ठीक है, इस जो आधुनिक आवर्त सारणी को किसने दिया, प्रपत्र किया था, ये थे आपके मोसले। ठीक है, मोसले ने ही आधुनिक आवर्त सारणी को के बारे में बताया था। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ हम इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया एस ब्लॉक। एस ब्लॉक कौन सा हो गया, ये आपका। ठीक, जो दो खाने हैं ये हो गया आपका एस ब्लॉक। ये जो हो गया यहाँ तक आपका, ये हो गया डी ब्लॉक, और ये लास्ट में ये हो गया पी ब्लॉक, और ये दोनों हो गए आपके एफ ब्लॉक। थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा और साफ करके बताता हूँ आपको। चलिए, तो देखिए ये जो दोनों ब्लॉक थे, ठीक, ये आपके हो गए एस ब्लॉक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया आपका डी ब्लॉक। उसके बाद ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया पी ब्लॉक, और ये जो लास्ट में दो बचे हैं ये हो गया आपका एफ ब्लॉक। ठीक, ये सारे आपको हो गए। अब जो एस ब्लॉक के जो तत्व हैं इनके बारे में हम पढ़ते हैं। जो एस ब्लॉक के तत्व होते हैं इनकी विशेषता क्या है, ये आपके हल्के होते हैं, यस, ठीक है, ये मुलायम होंगे, मुलायम ये इतने होंगे कि इन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। ठीक, पिछले क्वेश्चन भी आया था कि पोटेशियम को और सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ठीक, और ये सारे क्षारीय भी होते हैं, एस ब्लॉक के जितने तत्व होंगे क्षारीय होंगे, क्रियाशील भी होंगे, क्रियाशील भी होंगे और अशुद्ध होंगे। अगर क्रिया करेंगे तो अशुद्ध होना स्वाभाविक है। ठीक है, तो ये आपके एस ब्लॉक के तत्वों के गुण हैं। अब थोड़ा हम इसमें आते हैं वापस से। ये जो आपका हाइड्रोजन है सबसे हल्का तत्व है, हल्की गैस है। इसको हम आवारा तत्व भी कहते हैं, आवारा तत्व भी कहते हैं। ठीक, इसको मैं याद नहीं करवा रहा हूँ, कि वही चीज़ें बता रहा हूँ कि जो आपके परीक्षा में पूछी जाएंगी। ठीक, फिर हम बात करते हैं लिथियम की, सबसे हल्की धातु है। ठीक, आज आप पीरियोडिक टेबल में क्या होती है, दाएं से बाएं जाने पर
दाएं से जब बाएं जाएंगे, दाएं से बाएं जाएंगे तो जो परमाणु त्रिज्या होती है वो घटती है, परमाणु त्रिज्या घटती है, परमाणु त्रिज्या घटती है और विद्युत धनात्मकता भी घटती है। और जबकि ऊपर से नीचे आने में विद्युत धनात्मकता भी बढ़ती है और त्रिज्या भी बढ़ती है। ठीक, अब हमें इसमें क्या याद रखना है, अब हमें एक चीज़ में और याद रखनी है। एक बार मैं आपको पहले एक ये स्लाइड देख लीजिए। आधुनिक पावर सारणी में आपको केवल 5 ग्रुप के बारे में ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। एक तो आपका ग्रुप हो गया पहला, इस ग्रुप में जितने भी तत्व होते हैं क्षारीय होते हैं, मैं आपको बताया था क्षारीय होते हैं, मुलायम होते हैं, हल्के होते हैं, क्रियाशील होते हैं। ठीक, ये पहले तत्व की विशेषता है। जो ग्रुप दूसरा है, ये क्षारीय मृदा धातु होते हैं, ये क्षारीय धातु होते हैं, ये क्षारीय मृदा धातु होते हैं। ठीक, फिर ग्रुप जो आपका 11वां है, इस वर्ग में आने वाली तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है, इस वर्ग में आने वाली धातुओं को सिक्का धातु कहा जाता है। ठीक, फिर आपका ग्रुप 17 याद रखना है, इन्हें हेलोजेंस कहा जाता है। इस ग्रुप में आने वाले तत्व सबसे ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, एफ सबसे ज़्यादा क्रियाशील तत्व है, एफ आपका सबसे ज़्यादा क्रियाशील तत्व है। ये पिछली बार क्वेश्चन आया था ग्रुप डी में। लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप 18, इसे शून्य समूह कहा जाता है, इसे शून्य समूह भी कहा जाता है, इसे निष्क्रिय समूह भी कहा जाता है, इसे नोबेल गैस भी कहा जाता है, इसे उत्कृष्ट समूह भी कहा जाता है। ठीक है, तो इतना सारा कुछ आपको याद रखना है। ये ग्रुप 18 है। फिर हम देखेंगे आपका, अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे ये जो है इस कलर मैच कर रहा है, इसके जो कलर है इनका भी बहुत ही महत्व है। ठीक है, जो कलर है, कलर का भी बहुत महत्व है। देखिए ये कलर के बाद ये कलर यहाँ से मैच हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लैंथेनाइट श्रेणी। 57 से 71 तक होता है ये लैंथेनाइट श्रेणी। एक मिनट, लैंथेनाइट श्रेणी। ठीक है, और जो नीचे वाला है 89 से 103, इसको बोलते हैं एक्सीसाइड श्रेणी, एक्सीसाइड श्रेणी, एक्सीसाइड श्रेणी। ठीक, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको याद रखनी चाहिए। देखिए धातुएं कौन कौन सी हैं, मैंने आपको 7 धातु बताई थी। HCN O P S ऐसी, ये आपकी हो गई अधातुएं, HCNOPS ऐसी। अब आप क्रिया कैसे याद रखिए, HE NE AR KR XE RN
ये लास्ट में होता है UuO। ये भी मतलब याद नहीं है, इनको आप ना याद रखेंगे कोई दिक्कत नहीं। इन्हें अक्री गैस कहा जाता है, इन्हें नोबल गैस कहा जाता है, इन्हें उत्कृष्ट गैस भी कहा जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। इसको याद करने की ट्रिक है, आज की हिरनी, आज की हिरनी, ये ट्रिक है, इससे आपको सारे याद हो जाएंगे। देखिए बताता हूँ कैसे। एक मिनट साफ कर देता हूँ। देखिए ए से हो गया आपका, आ से हो गया आर्गन, जे से हो गया आपका जेनॉन, ठीक, की से हो गया आपका क्रिप्टॉन, ही से हो गया आपका हीलियम, एन से हो गया आपका नियॉन, ठीक है। ठीक, तो ये आपके सारे तथ्य ज्ञात हो गए। जरूरी है उनके बारे में थोड़ा हम जानकारी कर लेते हैं, जिनके बारे में पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछा है कि जो नाइट्रोजन है, तो ये चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन भरी जाती है, ठीक, और जो स्पर्म होता है उसको सुरक्षित रखने के लिए भी नाइट्रोजन का यूज किया जाता है, कि जिसको बोलते हैं कृत्रिम गर्भाधान के लिए वीर्य को सुरक्षित कहाँ रखा जाता है। इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आपको नाइट्रोजन रखा जाता है, तो इसको स्पर्म में भी सुरक्षित रखने, स्पर्म को सुरक्षित करने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक। फिर आप इसका याद रख लीजिए, फास्फोरस, फास्फोरस से भी क्वेश्चन बना था। फास्फोरस को पी से डिनोट करते हैं। इसमें क्वेश्चन आता है सफ़ेद फास्फोरस को कहाँ रखते हैं, तो सफ़ेद को कहाँ रखते हैं, पानी का रंग सफ़ेद तो होता है, मतलब होता तो रंगीन है, जिसको एक तरीके से सफ़ेद मान सकते हैं। तो जो सफ़ेद होता है फास्फोरस उसको पानी में रखते हैं। पीला फास्फोरस मिट्टी के तेल में, और जो लाल फास्फोरस होता है उसको हवा में, जो माचिस में लगा रहता है ना लाल फास्फोरस, ठीक, वो रखते हैं हवा में। ये सारे क्वेश्चन पिछली बार आए थे। फिर ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है, तो आपकी क्लोरीन की होती है इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक, ठीक। तथा फ्लोरीन की सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता होती है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। इसके वैज्ञानिक भी आविष्कारक भी याद करना चाहें तो सिले हैं, और क्लोरीन की आपके ठीक है। अब आपसे पूछ देगा क्षार धातु उपधातु में कौन कौन सी हैं, उपधातु आपकी SI, GE, AS, SB, TE और PU, ये होगी आपकी उपधातु है, ठीक। इनको हम अर्धचालक भी बोलते हैं, क्योंकि इनमें जैसे आपका जर्मेनियम, सिलिकॉन अर्धचालक के रूप में होता है ना यूज,
इनको चालक भी बोलते हैं। फिर आ जाएगा आपका सबसे विषैला तत्व कौन सा है आपका, तो सबसे विषैला तत्व है आपका प्लूटोनियम। ठीक, फिर एक आ जाएगा सोडियम को किस में रखा जाता है, तो मिट्टी के तेल में। हड्डियों में पाया जाता तत्व कैल्शियम। सिल्वर, सिल्वर और कॉपर ये सबसे अच्छे सुचालक हैं। जब आप देखेंगे घर में बिजली के तार होंगे तो उसमें कॉपर लगा होता है। ठीक, तो अच्छा सुचालक होता है। और अगर उससे भी अच्छा शौचालय चाहिए तो उसमें चांदी लगी होनी चाहिए, लेकिन चांदी महंगा पड़ता है, इसलिए तारों में हम कॉपर का यूज़ करते हैं। एक क्वेश्चन आ जाता है, पारा द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। ब्रोमीन उपधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक, और इससे क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ये मैं जितने भी सारणी में जितने भी तत्व है ना उनके बारे में बता रहा हूँ, ताकि आपको जो क्वेश्चन बनते हैं बस वही याद रहे। भविष्य की धातु टाइटेनियम को कहा जाता है। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन कहा जाता है। ठीक, और इसके बारे में याद रखिएगा, आवर्त तत्व है, सबसे हल्का तत्व है। अत्यधिक क्रियाशील धातु कौन है, सोडियम है आपकी। पोटेशियम, इसलिए इन्हें मिट्टी के तेल में रखा जाता है और इन्हें आसानी से काटा भी जा सकता है। अच्छा, अत्यधिक क्रियाशील अधातु की बात की जाए तो क्लोरीन है आपकी। ये दम घुटू गैस भी है। अगर इसकी थोड़ी मात्रा शरीर के अंदर चली जाए सांस लेते समय तो सर दर्द हो जाएगी, और ज़्यादा चली जाएगी तो मृत्यु भी हो जाएगी। ठीक, अच्छा सबसे कम क्रियाशील धातु कौन है भाई, सबसे अधिक क्रियाशील होगी पोटेशियम। सबसे कम कौन सी है आपकी, वो है आपकी सोना। सोना धातु सबसे कम क्रियाशील है। दोस्तों ये थी हमारी आज आवर्त सारणी। मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी चीज़ बची है जो आपको बता सकूं। अच्छा जैसे ये है, देखिए बी, ये है ना, ये आपकी क्या है, ये उपधातु है। जितने भी पीले ये ना, जितने भी रंगीन चीज़ें हैं इनका भी मतलब है। देखिए BSI GE SB है ना, 80 तक, ये आपके सारे क्या हैं, ये आपकी उपधातुएं हैं। समझ रहे हैं। फिर जैसे आपका आ जाएगा देखिए ये रेड से है ना, ये सब क्षार धातु हैं। ठीक, क्षार मृदा धातुएं कौन सी हैं, ये इस कलर से क्षार मृदा धातुएं हैं। ये जो है ये क्या है, लैक्टिनाइट श्रेणी। ठीक, ये इस कलर वाली क्या होगी, एल्केनाइट श्रेणी। ये वाली ये होगी एक्टिनाइट श्रेणी। ठीक, तो इनका कलर का भी सबका अलग अलग मतलब है। जैसे ये आपका क्या है, ये आपके इसको बोलते हैं सिक्का धातु। ठीक, सबसे भारी तत्व कौन है, ओस्मियम। ठीक, तो दोस्तों आज आप पीरियड टेबल थी, मैंने जो भी इम्पोर्टेंट था सारा कुछ आपको बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बताइएगा, और कुछ कमी रह गई तो ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, धन्यवाद आपका। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर पसंद नहीं आता है तो चैनल सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा, ताकि हम आपके सुझाव पढ़कर अपने चैनल को सुधार सकें, कुछ सुधार ला सकें। आप PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF के अलावा डेली करंट अफेयर और वन लाइनर
के वीडियो भी, ऑनलाइन के PDF भी मिलते रहते हैं। आप हमें सीधे मेल भी कर सकते हैं और आप इंस्टाग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।